नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 2 साल मोदी सरकार आखिर कैसे रहे हैं और खासकर अलग अलग मंत्रालयों के लिए हम लगातार इस पे नजर डाल रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की। आखिर किस तरह की उम्मीदें थीं और कितनी हद तक पिछले 2 सालों में ये पूरी हो पाई है, खासकर उच्च शिक्षा की बात कर लें या स्कूली शिक्षा की बात कर लें। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्मृति जी, एक साक्षात्कार में आपने कहा कि 2 साल इसलिए खास रहे क्योंकि राज्यों के साथ बहुत अच्छा रैपो रहा, बहुत मेल मिलाप से काम रहा। इससे पहले ऐसा नहीं था, एक राजनीतिक अखाड़े की तरह था। तो उपलब्धियों के नज़रिए से कैसे आप देखते हैं 2 सालों को? मुझे लगता है कि जिस मंत्रालय को मुझे जिम्मेदारी के नाते सौंपा गया, उसकी बहुत सारी चुनौतियां थी। आप विचार कर सकते हैं कि शिक्षा की नीति ही अगर 30 साल पहले बदली हो और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इतने बदलाव आए हैं, शिक्षा के नए आयाम अब उपलब्ध हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, लेकिन इसका दर्पण कहीं भी हमारी नीतियों में नज़र नहीं आता जो शिक्षा से संबंधित है। साथ ही जैसे आपने कहा सही कि जब मैं इस मंत्रालय में आई तब इस मंत्रालय की चर्चाएं मात्र इस बात तक सीमित थी कि इस प्रकार से केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में हर मुद्दे पर भिड़ंत होती। और मेरा ये मानना था कि ये एक ऐसा मंत्रालय है जहाँ पर समाज की और हमारे आगामी जो हमारा भविष्य है उसकी नींव रखी जाती है। और जब नींव रखनी है देश की तो क्यों ना सब मिलकर काम करें और अपना योगदान दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उल्लेख किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जहाँ पर केंद्र और राज्य मिलकर राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान दें। और मुझे लगता है कि उनका ये जो एक विश्वास था, उनका ये जो आदेश था, उसको हमने प्रयास किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्र को दिखलाएं। जी, आपने शिक्षा नीति की बात की और उम्मीद की जा रही है जल्दी ही नई शिक्षा नीति हमारे सामने होगी। क्या उम्मीद कर सकते हैं? और कहा जा रहा है एक बहुत कंसल्टेशन का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा हुआ। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार शायद इतना बड़ा कंसल्टेशन हुआ है। आज तक अगर आप किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक से पूछें कि शिक्षा नीति किस प्रकार से बनाई गई, तो हर नागरिक आपसे यही कहेगा कम से कम नागरिकों के मध्य में अथवा शिक्षाविदों के मध्य में चर्चा करके कभी भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और सबकी बात भी सुननी चाहिए, इसीलिए हमने राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जो हमारे गांव में विलेज एजुकेशन काउंसिल हैं उनसे संपर्क किया और विलेज एजुकेशन काउंसिल्स के माध्यम से लगभग 2 से 2.5 लाख ऐसे गांवों में हम लोग पहुंचे और हमें 1,10,000 गांवों से लिखित रूप में प्रस्ताव प्राप्त हुए। जब गांव के नागरिकों ने बताया कि किस प्रकार से वो चाहते हैं कि उनके गांव में उनके क्षेत्र में शिक्षा हो। साथ ही करीबन 1500 ब्लॉक्स हैं, करीबन सारे के सारे शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, सभी राज्यों ने योगदान दिया। और फिर हमने एक कमेटी बिठाई जिसके माध्यम से हमने उस कमेटी से कहा कि अब आप इन सारे विचारों को सम्मिलित कर एक ड्राफ्ट हमें दें। तो मुझे इंतज़ार है वो कमेटी जल्दी अपने ड्राफ्ट को हम तक पहुंचाएगी। हमारा कैरिकुलम या पाठ्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यूरोपीय रेनेसां के बारे में ज़्यादा जानते हैं, महाराणा प्रताप के बारे में कम जानते हैं। नहीं, ये सत्य है। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी बालक की पुस्तक को पढ़ें तो 1-2 बातें बहुत गंभीर हैं जो आपके ध्यान में आएंगी। एक कि वो बालक अपने ही राज्य के बारे में, अपने ही ज़िले के बारे में बहुत कम जानता है। यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में निश्चित तौर से जानता है, लेकिन अगर भारत के इतिहास के बारे में उससे पूछा जाए तो मात्र वो इतिहास कुछ ही पन्नों में सिमट कर रह जाती है। कितनी हमारी किताबें हैं या कितने ऐसे प्रयोग हैं जिसमें हमारे राजकीय स्तर पर अथवा ज़िला स्तर पे हम बच्चों को बता पाते हैं कि वो कौन महानुभाव हैं जिन्होंने राष्ट्र को आज़ाद करने में उनके राज्य से कोई ना कोई योगदान किया। तो हमारा ये प्रयास है। कानून ये कहता है कि जो एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में स्थापित हुआ उससे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि जितने बदलाव हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखे हैं करिकुलम की दृष्टि से, उसको भी अब सम्मिलित करने का समय आया है। तो नई शिक्षा नीति के आते ही इस प्रकार के बदलाव हम करिकुलम में देख पाएंगे। अगर
तकनीकी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो कई सारी पहल हुई, हम जानते हैं ई प्लेटफॉर्म की बात हुई, किस तरह से इसको उपलब्धियों के नज़रिए से देख सकते हैं? देखिए, हमारे राष्ट्र में मोबाइल फ़ोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हमने इसको समझते हुए तकनीक के माध्यम से जो भी शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया, उसमें ये हम प्रयत्नशील रहे कि साथ में मोबाइल ऐप भी जुड़ जाए। जैसे कि ई पाठशाला हमने शुरू किया, एनसीईआरटी की सारी किताबें कक्षा 1 से 12 तक हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू में मुफ्त में उपलब्ध कराई, न सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे बल्कि मोबाइल ऐप पर भी। लेकिन साथ ही उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के जो दिशा निर्देश हैं, जो अक्सर शिक्षकों तक सीमित रहते हैं, उसको भी हमने इस ऐप पर उपलब्ध कराया, ताकि अगर माता पिता स्वयं भी पढ़ाना चाहें तो हर चैप्टर को पढ़ाने के लिए अथवा हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए उनके पास कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिशा निर्देश देने वाली साथ में सामग्री उपलब्ध हो। एक और हमने कोशिश की जिसका नाम है सारांश, जो सीबीएसई स्कूलों के लिए हमने शुरू किया। हमने बहुत बार सुना है चर्चा में लर्निंग आउटकम, लेकिन देश में बहुत कम लोग हैं जो आपको बताएंगे लर्निंग आउटकम होता क्या है। विशेषतः अगर मैं आपसे पूछूं कि कक्षा 8 का आउटकम क्या होना चाहिए, तो शायद आप भी मुझे मैथ्स का आउटकम नहीं बता पाएंगे। मेरी ये चिंता थी कि जब अभिभावक ये जानता ही नहीं कि वो कौन सा मापदंड है जिसको उसके बच्चे को प्राप्त करना है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि हम उस बच्चे को कटघरे में खड़ा कर दें, अभिभावक को सशक्त ना करें। और इसीलिए सारांश हमने सीबीएसई के स्कूलों से शुरू किया, मोबाइल ऐप और मोबाइल और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जिसमें अगर मान लीजिए आप पेरेंट हैं, आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक हर कक्षा में हर सब्जेक्ट में क्या बेंचमार्क हासिल किया है, वो तो आपको जानकारी उपलब्ध होगी ही, लेकिन साथ ही आपके ज़िले में, आपके राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर उसी सब्जेक्ट, उसी क्लास से संबंधित बाकी परिणाम क्या हैं वो भी आपको उपलब्ध होंगे, ताकि आप स्वयं कंपैरिजन कर सकें और जान सकें कि हाँ, उपलब्धि की दृष्टि से बच्चे को और कितना आगे जाना है और बच्चे की क्षमता को कितना और बढ़ाना है। अब तक का हमारा अनुभव रहा है कि इस पोर्टल का लाभ करीबन 35 लाख अभिभावकों ने उठाया है जो सीबीएसई स्कूलों से संबंधित है। स्वयं योजना की काफ़ी चर्चा थी और कहा जा रहा था कि इसके जरिए 2000 कोर्सेज उपलब्ध होंगे, क्या इसके बारे में कहना? राष्ट्र के इतिहास में शायद पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया डिजिटल इंडिया का, तो उनका ये भी ध्येय था कि शिक्षा का आशीर्वाद हर नागरिक तक पहुँचे। हम एक पोर्टल बना रहे हैं जो मोबाइल ऐप में भी उपलब्ध होगा, न सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी में होगा बल्कि 10 भारतीय भाषाओं में उसे प्रेषित करने का हमारा प्रयास है, जिसमें देश की सभी आईआईटी, आईएम, एनआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और साथ ही कक्षा 9, 10, 11, 12 सीबीएसई का 12वीं का बोर्ड, एनआईओएस की जो ओपन स्कूलिंग होती है, ये सब इस पोर्टल और मोबाइल ऐप पर मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्र भर में हम एग्जामिनेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं, जहां पर जो नागरिक इस पोर्टल पे पढ़ता है और अपने कोर्स के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है या डिप्लोमा प्राप्त करना चाहता है, वो निम्नलिखित वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध, स्वयं के इस ऐप पर उपलब्ध जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ पर एक निश्चित दिन पर जाकर अपना एग्ज़ाम दे सकता है और फिर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है न्यूनतम कीमत पर। तो बार बार जो एक चिंता रही है राष्ट्र में कि शिक्षा महंगी हो रही है, उसका बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी जवाब स्वयं बनने वाला है आगामी 2 माह में। और पहले चरण में हम 500 कोर्सेज जिस पर वर्तमान में काम चल रहा है, उनको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसमें एक चीज़ और जो मैं जोड़ना चाहती हूँ, मूक्स कहा जाता है इसे अंग्रेज़ी में, और ऑनलाइन लर्निंग की ये प्रतिभा हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसका हमने अध्ययन किया, तब जाना कि मान लीजिए आप एक यूनिवर्सिटी से अध्ययन करते हैं, तो उस अध्ययन से प्राप्त अंक आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने में मदद नहीं करते हैं, वो उसी यूनिवर्सिटी अथवा उसी संस्थान तक सीमित रहता है। लेकिन स्वयं में हम पहली बार राष्ट्र भर में एक व्यक्ति जो इस पोर्टल पे पढ़ेगा, उसे ऑनलाइन पढ़ने के बाद निश्चित रूप में किसी संस्थान में अगर प्रवेश पाना हो, उसके लिए भी हमने साधन उसे उपलब्ध कराए हैं। तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये पहला ऐसा प्रयत्न रहेगा जिसमें न सिर्फ शिक्षा को मुफ्त किया जाएगा, बल्कि साथ ही एक मूवमेंट क्रेडिट्स के माध्यम से पूरे देश में प्रदान की जाएगी।
37 स्टार्टअप्स या रिसर्च पार्क, इसकी बड़ी चर्चा थी। NIT हो या फिर IIT हमने हो। रिसर्च को मात्र NIT IIT तक सीमित नहीं रखा। हमने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की। हमने ये कहा कि अगर आप स्कूल से ही बच्चे में वो जिज्ञासा उत्पन्न कराएं साइंस के प्रति, गणित के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो उसे डरावना सब्जेक्ट नहीं लगेगा और उसका रुझान, उसकी इच्छा इसे पढ़ने में ज़्यादा विकसित होगी। और इसी के चलते आज मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ प्रत्यक्ष रूप से। उत्तर प्रदेश में करीबन 27 गांवों की तो रिपोर्ट मात्र सरकार ने हमें भेजी है वहाँ से, कि हमने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की शुरुआत की, जहाँ पर एक IIT के प्रोफेसर ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया साइंस और मैथ्स के लिए, और उनके माध्यम से अब हाल ये है कि प्राइवेट स्कूल छोड़कर बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। एक, क्योंकि शिक्षा अब न्यूनतम कीमत पर वहाँ उपलब्ध है। दूसरा, शिक्षा क्वालिटी शिक्षा बन रही है ऐसे भारत सरकार के प्रयासों से। और ये सत्य है, जैसा कि आपने कहा, कि 10 साल में पिछली सरकार के एक्चुअली 14 साल में 2000 से 2014 तक सिर्फ 3 रिसर्च पार्क्स खुल पाए IITs में, लेकिन इस सरकार के मात्र 2 सालों में हम 6 खोल पा रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि रिसर्च के प्रति हमारा एक बहुत विशेष एक हमारी रुचि है, हमारी दृष्टि है। हमने इम्प्रिंट नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जो एक बार फिर भारत के इतिहास में पहला प्रयास है, जहां पर हमारी सारी IITs और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इन सब ने मिलकर राष्ट्र को समर्पित 10 ऐसे रिसर्च के माइलस्टोन समर्पित किए हैं, जो डिफेंस से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पानी प्रदूषण, इन सब चीज़ों से संबंधित है, जिसमें ना सिर्फ रिसर्च होगा बल्कि वो सेक्टर्स में जो उपलब्धियां आगामी 5, 10, 15 वर्षों में हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा राष्ट्र कर पाएगा, उसमें मैन पावर प्लानिंग जिसे कहते हैं, शायद पहला ऐसा प्रयास है जहाँ पे रिसर्च तो हो रहा है, लेकिन साथ ही उस रिसर्च से उत्पन्न हुई इंडस्ट्री में किस प्रकार का मैन पावर लगेगा, उससे संबंधित एकेडमिक्स में किस प्रकार के नए शिक्षक और छात्र जुड़ेंगे, इस सब की साइमल्टेनियस प्लानिंग चल रही है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इम्प्रिंट इंडिया का काम चल रहा है, वो अपने आप में एक बहुत अनोखा एक कदम है, बल्कि साथ ही इंडस्ट्री, रिसर्च और मैन पावर प्लानिंग का एक अनोखा मिश्रण है। तो इसको हम मेक इन इंडिया वाले अभियान से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल, हमने ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के किसी भी आह्वान से डिटैच्ड हो। जैसा कि आपने सत्य कहा, मेक इन इंडिया का उन्होंने आह्वान किया, मुद्रा योजना का उन्होंने आह्वान किया, हमने साथ ही उच्चतर आविष्कार योजना शुरू की, जिसके माध्यम से हमने इंडस्ट्री से कहा कि अगर हमारे छात्र अथवा फैकल्टी मेंबर ने कोई तकनीकी प्रस्ताव आपको दिया, अगर आपको प्रस्ताव भाया है, तो आधा पैसा आप जोड़ें, आधा हम जोड़ेंगे, ताकि आविष्कार की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से, प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से हम आगे बढ़ सकें और मेक इन इंडिया को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि मात्र 1 साल में ही 160 करोड़ रुपया इंडस्ट्री ने स्वयं इस कार्यक्रम में जोड़ा है। की जो तकनीकी शिक्षा है, जो सिलेबस है, उसके लिए विदेशी विश्वविद्यालय, चाहे MIT हो, चाहे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, इनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, हम सब बार बार ये सुनते हैं कि हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा का करिकुलम जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ये बात समझनी होगी कि भारत सरकार हर जगह करिकुलम बनाने की मर्यादा नहीं रखता है। ये राज्यों का विषय कई बार आता है और कई बार संस्थानों का विषय होता है, लेकिन NIT जो भारत सरकार के साथ परस्पर काम करती है, उनसे हमने चर्चा कर MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो विश्व की सबसे सर्वोच्च टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उनसे संपर्क कर अब उनसे आग्रह किया है कि आप हमारी NITs के करिकुलम को अपडेट कराएं, विश्व स्तर का उस करिकुलम को बनाएं। साथ ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आप सब जानते हैं, वो विश्व विख्यात यूनिवर्सिटी है, तो भारत सरकार की जो रेगुलेटर है AICTE, उनके माध्यम से हम एक इंजीनियरिंग आउटकम का एक टेस्ट नेशनली उपलब्ध था आज तक, लेकिन भारत में उपलब्ध नहीं था, उसे अब भारत में समाविष्ट करेंगे और उसे भारत में अब लागू करेंगे इस साल से, जिससे करीबन 30 लाख से ज़्यादा इंजीनियरिंग के छात्रों को मुनाफा होगा। बिल्कुल, और ये बातचीत हम जारी रखेंगे। यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे पहली बार भारत में इतने सालों में रैंकिंग, हमारे जो इस उच्च शिक्षा के संस्थान, उनकी रैंकिंग की शुरुआत की गई, किस तरह का अनुभव रहा और क्या फायदा मिलने वाला है, इस पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का। इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर, नूर ये है खुदा का ज़मीं पर। एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो। हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। बेटियां तो है लम्हा खुशी का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय पिछले 2 सालों में किस तरह की उपलब्धियां रही हैं और हमारे साथ खुद स्मृति ईरानी जी हैं। मैम, हमने देखा कि पहली बार जो हमारे यहाँ जो हायर एजुकेशन उसके लिए रैंकिंग की व्यवस्था की गई, इंडिया रैंकिंग। कैसा रहा ये अनुभव और क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? देखिए, आज तक बार बार हमने चर्चा में सुना और कुछ शिक्षाविद और महानुभाव ये कहते कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रैंकिंग हो रही है, हिंदुस्तान की कोई यूनिवर्सिटी उसमें दिखाई नहीं देती। एक सत्य हमको इसके बारे में समझना होगा। भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में कई शैक्षिक संस्थान ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी में पढ़ाई नहीं करवाते, हिंदी में अथवा प्रांतीय भाषाओं में वहाँ पर शिक्षा हमारे छात्र प्राप्त करते हैं। जो भाषाएं अंग्रेज़ी मतलब जो संस्थाएं अंग्रेज़ी से विमुख हैं अथवा अंग्रेज़ी में अपना पूर्ण शिक्षा नहीं देते, उनको वंचित रखा जाता है इंटरनेशनल रैंकिंग। साथ ही इंटरनेशनल रैंकिंग में एक प्रावधान ये रहता है कि आपकी संस्थाओं में कितने विदेशी छात्र पढ़ते हैं। अब हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तानी शैक्षिक संस्थान बनाए गए हैं हिंदुस्तान के छात्रों के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब रैंकिंग होती है तो हिंदुस्तानी संस्थानों को इसलिए भी नहीं आंका जाता क्योंकि हमारे पास विदेशी विद्यार्थी नहीं है। और मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। प्रधानमंत्री जी ने हमें एक दिशा निर्देश दिया और कहा कि क्या ये संभव है कि हिंदुस्तान की अपनी एक रैंकिंग फ्रेमवर्क हो जिसमें हिंदुस्तान की अभिलाषा, हिंदुस्तान की अपनी शैक्षिक शक्ति, हिंदुस्तान की अपनी शैक्षिक एक मापदंड और जनता की जो दरकार है, जनता की जो अभिलाषा है, वो उस रैंकिंग फ्रेमवर्क में दिखे। हमने प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश को स्वीकार करते हुए नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार की, जिसमें शायद पहली बार न सिर्फ एकेडमिक शैक्षिक मापदंड रखे गए बल्कि साथ ही अभिभावक और छात्र के भी योगदान से हमने इस रैंकिंग को बनाया कि छात्र और अभिभावक और एकेडमिशियंस भी हमको बताएं कि इस एक संस्थान को किस प्रकार से आंका जाना चाहिए। और पारदर्शिता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। करीबन 3500 संस्थानों ने राष्ट्र भर से हमारे इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में अपना योगदान दिया। हमने वादा किया था कि अप्रैल के पहले सप्ताह में हम इसे समर्पित करेंगे राष्ट्र को। हमने समय सीमा के अंदर ही इसे राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया। और इसमें 2 बातें जो मुझे लगता है बहुत ही विद्यार्थी की दृष्टि से जो लाभदायक रही, वो एक कि पहली बार विद्यार्थी जान पाया हर इंस्टीट्यूशन के बारे में पारदर्शिता से डिटेल्स, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस ने डिस्क्लोजर किया उसे हमने न सिर्फ रेगुलेटर से चेक करवाया बल्कि थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया उस एजेंसी से जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स भी करती है। और उस एजेंसी ने भी पहली बार ये स्वीकार किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत की ये पहल अपने आप में इसलिए अनोखी है क्योंकि जितना डेटा भारत की इंडियन रैंकिंग के लिए आया उतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज तक उपलब्ध नहीं है। किसी भी राष्ट्र में इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इस बात का गर्व था कि ये कदम भी अपने आप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक इतिहास बनाने वाला कदम था। लेकिन पारदर्शिता की दृष्टि से हमने पिछले ही साल न्यूयॉर्क कॉलेज पोर्टल और मोबाइल ऐप राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें हमने छात्रों से कहा कि मान लीजिए आपको किसी कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी में जाना है जो हमारी रेगुलेटर AICTE UGC से माध्यम से स्थापित की गई है, एफिलिएटेड है। आप अगर उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में हॉस्टल की सुविधा को वैसा नहीं पाते जैसा कि आपने अखबार में इश्तिहार में पढ़ा हो,
अथवा प्रोस्पेक्टस में देखा हो, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं रेगुलेटर को, और रेगुलेटर जाके फिर उस संस्थान के खिलाफ एक्शन लेगा। तो पारदर्शिता की दृष्टि से हमने टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर ऐसे कई कदम उठाए हैं। पिछले साल ही सारे स्कूलों में लड़के लड़कियों के लिए शौचालयों की व्यवस्था हो गई थी, इसका क्या फर्क निकल कर आया सामने? देखिए, जम्मू कश्मीर के शोपियान ज़िले से हमने तो इसी साल एकेडमिक वर्ष में देखा कि लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा है, और मुझे लगता है कि जैसा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की मैंने बात की और कहा कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है राज्यों के साथ मिलकर काम करने की, तो जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था 15 अगस्त को और कहा कि क्या एक साल में ये संभव है, तो बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा ये असंभव है। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी चुनौतियों के साथ इतने सारे राज्यों की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए हर ज़िले हर गांव में जाकर कौन सरकारी स्कूल में झांक कर देखेगा कि टॉयलेट बना या नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 15 तारीख को लाल किले से इसकी घोषणा की। 17 तारीख को हमने वेबसाइट उपलब्ध करा दी जिसमें प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक सरकारी स्कूल का पूरा डेटा रखा, और हमने राष्ट्र के हर नागरिक से कहा कि अगर ये डेटा गलत है तो आप हमें बताएं। कई बार नागरिकों ने स्वयं कहा कि जी मेरे ज़िले में ये टॉयलेट नहीं, आपके इसको चेक कर सकते हैं। इस पूरे डेटे को कंप्लाइल करने के बाद राज्यों के साथ मिलकर न सिर्फ टॉयलेट बनाया गया, बल्कि पहली बार हमने कहा कि अगर आप टॉयलेट बनाने की नींव भी रखते हैं तो उसका फ़ोटो अपलोड कीजिए। तो टॉयलेट बनाते बनाते कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज को फोटोग्राफ के माध्यम से हमने ऑनलाइन उपलब्ध कराया। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 300 से ज़्यादा केंद्रीय ऑब्जर्वर्स गए हर ज़िले में, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से टॉयलेट को देखा, और चेकिंग के बाद ही हमने राष्ट्र को कंफर्म किया 14 अगस्त को 2015 को कि हाँ, प्रधानमंत्री जी का आदेश न सिर्फ हमने स्वीकारा बल्कि समय सीमा के अंदर उस टॉयलेट को हर सरकारी स्कूल में बनाकर, जो 60 साल में न हुआ वो 1 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया। बालिकाओं की शिक्षा की बात करें, चाहे उड़ान अभियान की बात कर ले या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात कर लें, कैसा रहा अब तक का सफ़र, क्या उपलब्धियां कैसे कह सकते हैं? देखिए, उड़ान मेरे लिए अपने आप में एक संतोषजनक प्रयास इसलिए रहा क्योंकि प्रयास बहुत छोटे स्तर से मैंने शुरू किया, 1000 लड़कियों के साथ, जिनके पारिवारिक आय एनुअली अगर आप देखें तो 1 लाख से कम है, और ये वो बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती थी तकनीकी संस्थानों में। हमने उन्हें 24 घंटे की एक हेल्पलाइन उपलब्ध कराई, उनको हमने एक डिवाइस उपलब्ध कराया, एक आईपैड उपलब्ध कराया, जिसमें तकनीकी संस्थान के एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित सारी सामग्री थी, और साथ ही एक शिक्षक उनके साथ हमने जोड़ा जो उनको ट्रेन करे। और हमने ये भी कोशिश की कि वो जो एग्ज़ाम देती थी उड़ान के माध्यम से, उस एग्ज़ाम में जितने अंक उन्होंने प्राप्त किए उतनी फ़ीस भारत सरकार ने उनकी तकनीकी संस्थानों में उनके एडमिशन के बाद भरी। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि उड़ान के एक छोटे से प्रयास में हमने बहुत बड़ी सक्सेस देखी, लेकिन महिलाओं की उच्च शिक्षा को देखते हुए कई नए आयाम हमने किए। जैसे कि पीएचडी करने के लिए हमने देखा कि महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि शादी के बाद अथवा नई नौकरी के बाद अगर शहर बदलता तो उनकी शिक्षा छूट जाती है। हमने पहली बार, भारत सरकार ने ये कहा कि आप महिलाओं का अगर पीएचडी को एक शहर से दूसरे शहर, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी अगर माइग्रेट भी करना पड़े तो उसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया। उन्हें उनकी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा समय दिया। और पहली बार आपने शिक्षिकाओं के लिए तो मैटरनिटी लीव सुना होगा, लेकिन छात्राओं के लिए भी मैटरनिटी लीव इसी सरकार ने उपलब्ध कराई। एक और इस पे नज़र है कि योग की शिक्षा या फिर वैदिक शिक्षा, इस पे काफ़ी उम्मीदें हैं, किस तरह की पहल हो रही है? देखिए, योग शिक्षा के अंतर्गत हमने न सिर्फ बीएड, एमएड और डिप्लोमा, डीएड की सामग्री उपलब्ध पिछले साल ही करवा दी थी, बल्कि साथ ही इस वर्ष हम लोग योगा ओलंपियाड कर रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से सभी सरकारी स्कूलों के लिए। हमारा ये भी एक प्रयास था कि योग को हम अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, और हमारा रेगुलेटर एक ऐसा फ्रेमवर्क उपलब्ध कराए कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अथवा कोई प्राइवेट संस्थान योग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहे अथवा योग में पीएचडी भी करना चाहे, रिसर्च भी करना चाहे, तो वो सारा फ्रेमवर्क अब हम उपलब्ध कराने की तैयारी में हैं। आगामी कुछ दिनों में देश के करीबन 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में योग के ये विशेष प्रयास शुरू हो जाएंगे इस एकेडमिक वर्ष से।
तो मेरा ये मानना है कि योग को हमने मात्र उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं किया, स्कूली शिक्षा से जोड़ते हुए योग को न सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पसेस से देखा बल्कि रिसर्च की दृष्टि से भी योग का जो विश्व स्तरीय योगदान है उसको अब प्रतिबिंबित रिसर्च पेपर्स में करने का हमारा प्रयास है। पिछले दिनों हम जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में जिस तरह का माहौल और उसकी काफ़ी चर्चा रही, तो ये किस तरह का अनुभव रहा और भविष्य के लिए किस तरह के हैं आपके? देखिए, एक सत्य जो लोकसभा के मेरे भाषण से राष्ट्र के सामने उजागर हुआ वो ये कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो बूथ पर चुनाव हार गई अब कैंपस के माध्यम से अपनी राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने तब भी आह्वान और निवेदन किया था कि शिक्षा को रणभूमि ना बनाया जाए, यहाँ पर नींव रखी जाती है हिंदुस्तान की। और अगर आप पिछले 1-2 हफ्ते के न्यूज़पेपर्स को पढ़ें, अखबारों को पढ़ें, तो आपको स्वयं ज्ञात होगा कि छात्र स्वयं आकर कह रहे हैं कि जी हमें उन राजनीतिक पार्टियों ने कठपुतली बनाया और अब हम मात्र पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैं इस बात का संज्ञान अवश्य लेती हूँ कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो चाहती हैं कि उथल पुथल रहे, जो चाहती हैं कि डिस्टर्बेंस रहे, लेकिन मेरा पूरा का पूरा ध्यान इस लक्ष्य पर है कि किस प्रकार से भारत में शिक्षा के माध्यम से उन्नति हो, किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन जो प्रधानमंत्री जी की चिंता रही है उस क्वालिटी एजुकेशन को अब सरकारी स्कूलों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो नागरिक जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज सकता उसे ये ना लगे कि भाई सरकारी स्कूल में भेज रहा हूँ, वहाँ पर कोई चिंता नहीं कर रहा। तो टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर हम सब प्रयत्नशील हैं। कुछ नए आयाम आगामी 2 सप्ताह में राष्ट्र के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। छात्रों की असेसमेंट, उनका लर्निंग लेवल बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अब वार्षिक असेसमेंट होंगे हर स्कूल, हर क्लास में, जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। और हम प्रयत्नशील हैं कि सरकारी स्कूलों के ढांचे को हम राज्य की सरकारों के साथ समन्वय कर और सशक्त करें, ताकि शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती जो प्राथमिक शिक्षा से ही शुरू होती है, उन चुनौतियों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम समाधान में परिवर्तित करें। आखिरी में 2 साल तो पूरे हो गए हैं, लेकिन 3 साल अभी बाकी हैं और कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री होने के नाते भी एक तरह की चुनौती रहती होगी। कैसे देखते हैं इन तमाम चुनौतियों को? मुझे युवा मंत्री होने के नाते किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट सत्य तो ये है कि क्योंकि मुझसे सब ओहदे में, उम्र में और अनुभव में बड़े हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा मदद ही मेरी होती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक महिला मंत्री और एक युवा मंत्री पूरी कैबिनेट में होने के नाते ये मेरा सौभाग्य रहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की कैबिनेट का गठन हुआ है। एक वक्त ऐसा था यूपीए की सरकार में जब कैबिनेट की झगड़ों की वजह से सुर्खियां बनती थी अखबार में। अब ये कैबिनेट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समन्वय के माध्यम से राष्ट्र को जो जितनी भी अभिलाषाएं हैं राष्ट्र की, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको सुविधा और समाधान में बदलने के लिए प्रयत्नशील है। और ये हमारी 2 साल की मेहनत में स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी। हमारे इस विशेष संवाद में इतना ही। नमस्कार।